हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ सूट्स के बारे में, अपील्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि मेंशन्ड है फ्रॉम सेक्शन 3 to 5 अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। बार्स ऑफ लिमिटेशंस के बारे में, इसका क्या मतलब होता है? तो कोई भी सूट हो या कोई भी केस हो, कोई भी अपील हो या कोई एप्लीकेशन हो जो कि एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के बाद फाइल करी गई है कोर्ट के अंदर, तब वो जो एप्लीकेशन है, चाहे वो सूट है चाहे वो कोई भी अपील है, वो डिसमिस कर दी जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। चाहे उसमें जो डिफेंडेंट है वो उस लिमिटेशन को एज ए डिफेंस यूज ना करे, तब भी वो एप्लीकेशन जो है, तब भी वो जो केस है, वो अपील है, वो कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो हमें ये बताता है कि कोर्ट क्या है, ये जो लिमिटेशन है अपने आप भी सुओ मोटो के द्वारा भी चेक कर सकता है प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले। की पॉइंट्स हैं जिसको हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो हमें क्या बताता है कि एक सर्टेन टाइम लिमिट होगी जिसके अंदर ही आपको जो भी लीगल एक्शन लेना है वो आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कोई भी एक्शन जो है उस मैटर के ऊपर कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। पॉइंट ये बताता है कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब कि लिमिटेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे डिफेंडेंट जो है वो साइलेंट है, उसके ऊपर डिफेंडेंट कुछ बोल ही नहीं रहा कि भाई इन्होंने जो केस है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद जो है उसको फाइल किया है। अगर डिफेंडेंट साइलेंट है तब भी कोर्ट क्या है, आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? तो कोई भी केस के ऊपर, कोई भी सूट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, किसी भी प्रकार की अपील के ऊपर अप्लाई हो सकता है, और किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन के ऊपर ये अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कोई पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। अब ये जो पर्सन ए है इसने 1 लाख का लोन दिया किसको? पर्सन बी को, और बोला कि भाई 2 साल के अंदर जो है, 2 ईयर्स के अंदर आपको इसको चुकाना है। अब क्या होता है कि जो 31/12/2021 को वो जो पर्सन है, क्योंकि पीरियड तो खत्म हो गया, अब ए जाता है बी के पास कि भाई मेरे पैसे जो थे उसको चुका दो। अब बी जो है वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। अब 31/12/2021 से जो पर्सन ए है जिसका नुकसान हुआ, जिसको लोन की रिपेमेंट नहीं मिली, तो वो पर्सन क्या है, उसके पास 3 साल का समय है, मतलब उसके पास 2024 तक का समय है, जो भी उसकी जो पिटीशन है फाइल करने के लिए, केस फाइल करने के लिए। अब अगर वो उठ के आ रहा है 2026 में, तो कोर्ट बोलेगा भाई साहब अब तक कहाँ थे, आपके पास सिर्फ 3 साल का समय था पिटीशन फाइल करने के लिए बी के अगेंस्ट। अब जो है उसकी जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 3 है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो सूट है जो ए को फाइल करना चाहिए था वो उसको 3 साल के अंदर कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने 3 साल के अंदर किया नहीं। वो तो भाई साहब 4-5 साल के बाद उठ के आ रहे हैं, तो उनकी जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी जाएगी, चाहे यहाँ पर जो पर्सन बी है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहा है। अब सब सेक्शन 2 यहाँ पे हमें क्या बताता है? तो सब सेक्शन 2 हमें ये क्लेरिफाई करता है कि कब कोई जो सूट है, कोई भी अपील है या कोई एप्लीकेशन है कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड या इंट्रोड्यूस्ड मानी जाएगी। अब ये जरूरी किस लिए है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या हमारा जो केस है वो एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर फाइल हुआ है या नहीं फाइल हुआ है। अब सब सेक्शन 2 का पॉइंट नंबर जो ए है वो हमें क्या बताता है कि व्हेन इज अ सूट इंस्टीट्यूटेड, कब जो एक सूट है कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड या इंट्रोड्यूस्ड माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी केस है उसमें कब से इंट्रोड्यूस माना जाएगा, कि जब वो जो प्लेंट है वो एक किसी भी प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के पास प्रेजेंट किया जाएगा, उस दिन से काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बाय अ पॉपर और इंडिजेंट पर्सन। अब पॉपर या इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि कोर्ट की जो भी फीस होती है उसे भी नहीं पे कर पाते हैं। तो इन लोगों की जो एप्लीकेशन है फॉर एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज पॉपर, तो जिस दिन ये एज ए पॉपर सू करना चाह रहे हैं और उसकी परमिशन मांग रहे हैं कोर्ट से, तो उस दिन से इनका जो केस है कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूटेड या इंट्रोड्यूस्ड माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अगेंस्ट ए कंपनी अंडर वाइंडिंग अप। मतलब अब अगर क्या होता है, कोई ऐसी कंपनी है जो कि बंद हो रही है, तो कोई भी ऐसा पर्सन है, मान लो पर्सन ए है जो कि क्लेम करना चाह रहा है,
जो भी उसकी क्लेम है अगेंस्ट द कंपनी। तो वो क्या करेगा कि जो अपनी जो क्लेम की कॉपी है वो किसको भेजेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। तो जिस डेट को जो क्लेमेंट है अपनी क्लेम की कॉपी को ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भेजता है, उस दिन से उसका जो केस है वो कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड या इंट्रोड्यूस्ड माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 2 का पार्ट बी, जो कि हमें बताता है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम्स के बारे में। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा याद रखेंगे कि सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम को लिमिटेशन के पर्पस के लिए एक सेपरेट सूट माना जाता है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सेट ऑफ क्या होता है। तो सेट ऑफ बेसिकली एक क्लेम होता है जो कि डिफेंडेंट द्वारा लिया जाता है ताकि जो प्लेंटिफ के क्लेम है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक सूट के अंदर सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, तो वो उसी डेट से काउंट होगा जिस डेट से वो ओरिजिनल सूट जो है काउंट या इंस्टीट्यूट हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब कोई ऐसा काउंटर क्लेम है, तो काउंटर क्लेम भी उसी डेट से माना जाएगा जिस डेट से वो कोर्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है या इंस्टीट्यूट हुआ है। आ जाता है सबसेक्शन 2 का पार्ट जो सी है उसके बारे में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट। अब अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट की गई है टू अ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो उस दिन से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 हमें क्या बताता है, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। अब अगर क्या होता है कि जो आपका लिमिटेशन पीरियड है या जो भी लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन है वो किसी हॉलीडे पे आ जाता है, तब क्या होगा। मान लो हॉलीडे मतलब कोई संडे हो सकता है, नेशनल हॉलीडे हो सकता है, या कोई भी कोर्ट की स्ट्राइक हो सकती है, तब क्या होगा, तो जो पार्टी है उसको एक एडिशनल डे मिलेगा। एडिशनल डे मतलब वो नेक्स्ट वर्किंग डे में या नेक्स्ट वर्किंग डे को अपनी जो भी एप्लीकेशन है या जो भी सूट है उसको फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब कब एक कोर्ट जो है वो क्लोज्ड माना जाएगा। अब अगर कोई भी ऐसा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है या नॉर्मल वर्किंग डे है, अगर उस दिन जो कोर्ट है वो अगर बंद है तो वो क्लोज्ड माना जाएगा। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कोई जो हमारा कोर्ट था वो नून में ही मतलब 12-1 बजे करीब बंद हो जाता है किसी प्रोटेस्ट की वजह से। अब पता चला वो जो आपका लिमिटेशन पीरियड था, जो लिमिटेशन डे था, वो उसी दिन एक्सपायर हो रहा था, तब वो जो पार्टी है वो नेक्स्ट डे फाइल कर सकती है, ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 5, जो कि हमें बताता है कि कुछ ऐसे केसेस में वो जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें एक्सटेंशन जो है आपको मिल सकती है। अब ये जो एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, तो ये सिर्फ अपील एंड एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होती है। एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो सेक्शन 5 है मतलब जो एक्सटेंशन है ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये आपको एक्सटेंशन मिल कैसे सकती है। तो आपको एक्सटेंशन मिल सकती है अब अगर आप कोर्ट को कोई सफिशिएंट कॉज दिखाते हो या बताते हो और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है उस कॉज से, तो तब आपको उस केस के अंदर जो है एक्सटेंशन ग्रांट की जा सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 5। अब होता क्या है कि मान लो कि किसी हाई कोर्ट की रूलिंग या प्रैक्टिस की वजह से आपको जो लिमिटेशन पीरियड लगा कि हाँ ये लिमिटेशन पीरियड है, अभी भी मैं फाइल कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो जो लिमिटेशन पीरियड था वो एक्सपायर्ड हो गया था, तब आपको डिले के ऊपर एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई ऐसा हाई कोर्ट का सर्कुलर है जो कि ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर जो अपील है वो टाइम बार्ड है 90 डेज के अंदर, मतलब 90 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, बट एक्चुअली वो जो पीरियड था वो सिर्फ 60 दिन था। अब वो जो पार्टी है वो पता चलता है कि 80th डे पे अप्लाई करने जा रही है या अप्लाई कर रही है, तो कोर्ट यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर भरोसा करके, उस सर्कुलर के ऊपर भरोसा करके, तो यहाँ पे कोर्ट क्या है कि उस सफिशिएंट कॉज के ऊपर उसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लिमिटेशंस रिगार्डिंग सूट्स अपील एंड एप्लीकेशंस के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।